नमस्कार संस्कृताय बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज के पाठ में हम समास पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि समास कहते किसे हैं। व्याकरण विधि के अनुसार पे जो कक्षा 9वीं और 10वीं की संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, उसके आधार पर हम जानेंगे समास किसे कहते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, मतलब अनेक पदों का एक पद हो जाना। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, मतलब अनेक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। जैसे कोई भी दो पद है, जैसे दशरथस्य पुत्र है, इसको दो पद का एक पद हो गया दशरथ पुत्र। आगे के हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो या फिर जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया पद बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। जब यह दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं तो जो उनके बीच की विभक्तियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं और जो उससे नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। जैसे आप देखिए दशरथस्य पुत्र है, तो यहाँ दशरथस्य में जो षष्ठी विभक्ति है उसका लोप हो गया, दशरथ पुत्र बन गया। ठीक है ना। सीता च रामस्य, यहाँ पे आप देखेंगे सीता रामऊ, यहाँ पे भी सीता और राम मिल गया, एक शब्द बन गया। और रामः च, रामः में प्रथमा विभक्ति थी तो यहाँ पे दो वचन है, चूंकि सीता और राम दो लोग हैं तो सीता रामऊ, इस तरह से दूसरी विभक्ति बन गई। तो जो उनकी पूर्व की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है समास बनने के बाद। अब आइए देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे पीताम्बरः है। अब पीताम्बरः ये जो समासिक पद है, इसका अर्थ बताने के लिए पीतम अम्बरः यस्य सः, यह जो वाक्य है पीतम अम्बरः यस्य सः, ये जो सेंटेंस है पीतम अम्बरः यस्य सः, यही विग्रह कहलाता है। संधि में हम संधि विच्छेद बोलते हैं और समास में हम समास विग्रह बोलते हैं। समास विग्रह और सामासिक पद दो चीज़ें होती हैं समास में, तो उसी को हम समस्त पद या समासिक पद बोलते हैं। समस्त पद या समासिक पद एक ही वस्तु है, एक ही चीज़ का नाम है। और समास विग्रह जो उसका विग्रह होता है, जो उसका एक बड़ा रूप होता है, अलग अलग हम पदों को लिखते हैं और जब हम इकट्ठा पदों को लिखते हैं उसको हम सामासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। तो देखिए सामासिक पद के बारे में जानते हैं। समास होने पर जो शब्द बनता है उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है पीताम्बरः चंद्रशेखरः रामकृष्णौ, ये सब समस्त पद या समासिक पद कहे जाते हैं। आपने देखा था ये जो पीताम्बरः है ये समस्त पद है और पीतम अम्बरः यस्य सः जो है ये समास विग्रह है। तो विग्रह और समस्त पद के बारे में आपने जाना। अब आइए देखते हैं आगे समास के भेद। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, मतलब 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 6 प्रकार के प्रमुख समास माने जाते हैं। ठीक है ना। इसमें तत्पुरुष का ही कर्मधारय और द्विगु भेद माना जाता है, मतलब जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है वो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, लेकिन कर्मधारय और द्विगु के भेद से ये 6 प्रकार के कहे जाते हैं। तो मुख्यतः 6 प्रकार के हो गए। अब आज के पाठ में हम अव्ययी भाव समास के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। ठीक है ना। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहले का पद प्रधान हो, जो पहले पद आया है, 2 पद होते हैं, 2 या 3 पद होते हैं, तो जो पहले का सर्वप्रथम जो पहले का पद है वो जिसमें प्रमुख हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और सामान्यतः इसमें अव्यय पद हो जाता है, मतलब पहला पद अव्यय होता है तो ये पूरा पद ही अव्यय बन जाता है, इसीलिए इस समास का नाम अव्ययी भाव समास है। तो आइए देखते हैं। जैसे समास है उपनदम, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सामासिक पद है उपनदम। अब इसमें उप और नदम 2 पद हैं, पूर्व पद है उप, उत्तर पद है नदम। तो यहाँ पे जो उप है पूर्व पद वो प्रमुख है। ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ। जैसे देखिए उपगंगम,
अब यहाँ पे उप मतलब क्या है, नज़दीक होना, तो उपनदम मतलब नदी के समीप, नदी के निकट, अत्यधिक निकट। तो यहाँ पे निकटता सबसे प्रमुख रूप से है, इसीलिए ये निकटता की वजह से यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ। उपगंगम, अब सिलेबस के आधार पर हम देखेंगे उपगंगम, गंगायाः समीपम, इसका विग्रह क्या होगा, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उपनगरम, नगरस्य समीपम। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। उपतटम, तटस्य समीपम। यहाँ सभी में उप ऐसा करके आया, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः। जहाँ पे निर शब्द आए वहाँ पे हम जो समास विग्रह है अभावः करते हैं, मक्षिकाणाम अभावः, विघ्नानाम अभावः। निर्दोषम, दोषाणाम अभावः। निर्जनम, जनानाम अभावः। निष्प्राणम, प्राणानाम अभावः। मतलब जहाँ पे ये निर शब्द आए, निर उपसर्ग आए, निरव्यय आए, तो यहाँ के बाद इसका हम कैसे करते हैं, नाम अभावः, मतलब षष्ठी विभक्ति, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, विघ्नों का अभाव, ठीक है ना, दोषों का अभाव। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं और अभाव साथ में प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए वो दूसरा उदाहरण देखते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम, इसका समास विग्रह क्या हुआ, शक्तिम अनतिक्रम। इसी तरह से यथा बलम, बलम अनतिक्रम। यथा समयम, समयम अनतिक्रम। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम। मतलब यहाँ पे हम शब्द के साथ में अनतिक्रम में लगा देते हैं, यथा हट जाता है और अंत में दूसरा पद क्या बन जाता है, अनतिक्रम में बन जाता है। शक्तिम अनतिक्रम में, बलम अनतिक्रम में, समयम अनतिक्रम में और ज्ञानम अनतिक्रम में। यथा ज्ञानम, यथा समयम, यथा बलम, यथा शक्तिम, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट अनु का देखते हैं, अनुरूपम। अनुरूपम का क्या बना, रूपस्य योग्यम, मतलब रूप के योग्य, अनुरूपम, ठीक है ना, मतलब रूप के योग्य। इसी तरह से अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। प्रत्येकम, अब देखिए यहाँ पे अनु का एग्जाम्पल खत्म हो गया। प्रत्येकम, प्रति धन एकम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति एकम, लेकिन समास विग्रह करेंगे तो एकम एकम इति, या एकम एकम प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति, या दिनम दिनम प्रति। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति। इस तरह से प्रतिजनम, जनम जनम इति। प्रतिदिशम, दिशम दिशम इति, या दिशम दिशम प्रति। अब देखिए सचक्रम, सचक्रम मतलब चक्रेण युगपत, चक्र के सहित, चक्र से युक्त, ठीक है ना। सहर्षम मतलब हर्षेण युगपत, हर्ष से युक्त, खुशी से युक्त। तो यहाँ पे हमने अव्ययी भाव समास के बारे में जाना, अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को हमने समझा। अनुरूपम, प्रतिदिनम, यथासमयम, सहर्षम और उपगंगम। इस तरह से उप, यथा, अनु, प्रति और श, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। धन्यवाद।